नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी अंततः, जिसे लिखा है सुधा आदेश जी ने। जीवन अनंत है, निरंतरता ही जीवन है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अपनों के द्वारा दिए दुख की पीड़ा हमें सोने नहीं देती, तो कभी दुख अपनों से दूर होने की वजह बन जाते हैं। दूरी और क्षणिक दुख की पीड़ा तो इंसान सह भी ले, पर जो पीड़ा जब तक इंसान के शरीर की किसी कमी को इंगित करते हुए पैदा की गई हो, जिस पर इंसान का अपना कोई वश ना हो, मर्मांतक हो जाती है। इंसानी जीवन की सबसे बड़ी कमी है विकलांगता। इस कमी से पीड़ित व्यक्ति को न केवल अपने कार्यकलापों में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वरन दुनिया की हीन दृष्टि से भी दो चार होना पड़ता है। अगर उसे अपने घर वालों का सहयोग मिलता है तो वह काफी हद तक सामान्य जीवन जीने का प्रयत्न करता हुआ जीवन में आगे बढ़ने लगता है, वरना उसका जीवन अबूझ संसार की अंधेरी सुरंगों में खोने लगता है। ऐसा व्यक्ति ना केवल स्वयं के लिए वरन समाज के लिए भी बोझ बनने लगता है। समाज की दूषित सोच यह समझ ही नहीं पाती कि अगर व्यक्ति की एक इंद्रिय काम नहीं करती तो उसकी अन्य इंद्रियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। अगर उसे उसकी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यह तो हुई विकलांगता की बात, पर अगर स्वस्थ व्यक्ति केवल रंग भेद, नस्ल भेद या बलात्कार के कारण अपनों तथा समाज की दुर्भावना का शिकार होकर अपना आत्मविश्वास खोने लगे, तो यह हमारे समाज की खोखली सोच को ही दर्शाता है। ऐसे इंसान को हेय या दया दृष्टि से देखना, उसे अपने परिवार का अंश मानने से इनकार करना, एक ऐसी मानसिकता है जो मानव दर्शन और मानव जीवन के सिद्धांतों के विपरीत है। मानव जीवन समानता के सिद्धांत पर खड़ा है। व्यक्ति को समान अधिकार मिले, यह प्रत्येक इंसान का मौलिक अधिकार है। फिर विरोधाभास क्यों? अगर इस मानसिकता के शिकार लड़की हो तो स्थिति और शोचनीय हो जाती है। उसके घर वाले यह सोच सोचकर परेशान होने लगते हैं कि कौन इसे पसंद करेगा, इसका विवाह कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि। पर यह भी सच है कि अगर उसके अपने उसका आत्मविश्वास ना टूटने दें तथा उसके हुनर को तराशें, संवारें, तो कोई कारण नहीं वह सर्वप्रिय ना बन पाए। इंसान शारीरिक सौंदर्य के कारण नहीं, वरन अपने आंतरिक सौंदर्य के कारण पहचाना जाता है। वस्तुतः इंसान की पहचान उसकी कद काठी रंग नहीं, उसके गुण, उसकी योग्यता होती है। अगर ऐसा ना होता तो सामान्य कद काठी के महात्मा गांधी महात्मा ना बन पाते। अंधत्व के साथ जीवन प्राप्त करने वाली हेलेन केलर और सूरदास का नाम स्वर्णाक्षरों में ना लिखा जाता। अरुणिमा अपने नकली पैरों से एवरेस्ट फतह नहीं कर पाती। जहां रंग भेद, नस्ल भेद, दहेज प्रथा, बलात्कार तथा विकलांगता हमारे समाज का कुरूप चेहरा है, वहीं भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सामाजिक बुराइयां अगर समय रहते इन पर लगाम नहीं कस पाए तो हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही खिसकते जाएंगे। प्रत्येक इंसान की अपनी सीमाएं हैं। बेहतर हो वह अपनी सीमाओं में रहकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। सीमा का उल्लंघन ना उसके लिए शोभनीय है और ना समाज के लिए। समाज को सुदृढ़ बनाना है तो उसकी एक एक इकाई को सुरक्षित रखना और उसे उचित सम्मान देना समाज का ही कर्तव्य है। अगर समाज अपना कर्तव्य भली प्रकार निभा पाए तो कोई कारण नहीं कि कहीं कोई असंतोष पनपे। एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं तथा कुछ हमारे सामाजिक परिवेश से जन्म लेते हैं। कभी कभी हमारी भावनाएं, अंतरंगता ऐसे रिश्तों को जन्म के रिश्ते से भी अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं। यही रिश्ता कायम हुआ था पूर्णिमा और आनंदी तथा कृष्णा और आकांक्षा के मध्य। पूर्णिमा जहां आनंदी को चाची कहती थी, वहीं पूर्णिमा की पुत्री कृष्णा आनंदी को दादी, पर उनकी पुत्री आकांक्षा को दीदी कहती थी।
क्योंकि आकांक्षा को बुआ कहलवाना अच्छा नहीं लगता था। कृष्णा ने उसकी बात का मान रखा। उसी रिश्ते से वह अंत तक उसकी अच्छी मित्र बनी रही। कुविचारों का कर अंत, सुविचारों से खिला दे रेगिस्तान में कमल अपने आदर्शों से, भू पर लहलहा दे फसल प्रेम के जल से, पराए भी होंगे अपने, जुड़ेंगे दिल दिल से। दार्जिलिंग के इस ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे बैठे मैं बर्फ से आच्छादित कंचनजुंगा पहाड़ियों का सौंदर्य आत्मसात कर ही रही थी कि सेलफोन बज उठा। स्नेहा को पाकर मैंने व्यग्रता से फोन उठाया। मेरे कुछ पूछने और कहने से पूर्व भी वह कह उठी, कैसी हो मम्मा? डैड कैसे हैं? कैसा लग रहा है वहां? हम ठीक हैं। तुम्हारे डैड कॉफी लेने गए हैं, आते ही होंगे। तुम और अभिनव कैसे हो? कब लौटे सिंगापुर से? फोन क्यों नहीं किया? हमने कई बार फोन किया पर अनरीचेबल बता रहा था। हम चिंता में थे। मम्मा स्टॉप स्टॉप, एक साथ इतने सारे प्रश्न। मैं कुआलालंपुर से बोल रही हूँ। अभिनव ने यहाँ का भी प्रोग्राम बना रखा था। कल हम जेटिंग आइलैंड जाएंगे। मैं भी पिछले 2 दिन से लगातार आपको संपर्क करने का प्रयास कर रही हूँ, किंतु मिल ही नहीं पा रहा था। शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। आपसे दूर रहकर लग रहा है कि आई लव यू टू मच मम्मा एंड रियली मिस यू लॉट। वी बोथ लव यू टू मच एंड ऑल्सो मिस यू टू बेटा। बेटा, इस समय जितना तुम दोनों एक साथ समय बिताओगे, एक दूसरे के करीब आओगे, उतना ही रिश्ता प्रगाढ़ होगा। अतः हम दोनों की चिंता छोड़कर घूमो फिरो। बेटा, एंजॉय योर हनीमून होल हार्टेडली। आंखों में बरबस आए आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा, ओके मम्मा, पापा को नमस्ते कहना। यू ऑल्सो एंजॉय योर हनीमून। गुड बाय कहकर उसने फोन रख दिया था। स्नेहा का अंतिम वाक्य सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। यह बच्चे भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। एक हमारा समय था, अपने माता पिता से इस तरह की बातें करना तो दूर, कहने की सोच भी नहीं सकते थे। सब कुछ इतना ढका छुपा होता था, मानो कोई गुनाह कर रहे हो। शायद यही पीढ़ी अंतराल है। और तो और, हमारे इस तथाकथित हनीमून की टिकटें भी स्नेहा ने ही बुक कराई थी। उम्र के इस पड़ाव पर हनीमून, लोग क्या कहेंगे, कहकर मैंने कहीं भी घूमने जाने के उसके प्रस्ताव का विरोध किया था, पर स्नेहा मानी ही नहीं। तब उसने संजीदगी से हनीमून शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था, मम्मा, मैं नहीं जानती कि हनीमून शब्द किसने विकसित किया तथा इसका प्रचलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह शब्द प्रतीक मात्र है विवाहित जोड़ों के लिए एक दूसरे को समझने का। इसमें उम्र की बाधा क्यों? कम से कम कुछ समय तो विवाहित युगल दुनिया जहां से मुक्ति पाकर स्वच्छंद रह सकें। विवाह के तुरंत पश्चात ही क्यों? मन में अगर उमंग और उत्साह है तो हर उम्र में हनीमून के लिए जाया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो अवसर पाते ही हर उम्र के लोग छुट्टियां लेकर घर से बाहर घूमने नहीं निकल पड़ते। घूमने फिरने से नीरस को आए जीवन को ना केवल ऊर्जा मिलती है, वरन इंसान भविष्य की कुछ योजनाएं बनाकर बदरंग हुआए जीवन में नए रंग भरकर उनकी मधुर यादों के सहारे जीवन के कठोर धरातल की सच्चाई को सहन कर पाने की क्षमता प्राप्त कर पुनः नव उत्साह के संग जीवन के रण संग्राम में उतर सकता है। स्नेहा की बेबाक बातें सुनकर मुझे भी महसूस हो रहा था कि वह बड़ी ही नहीं, समझदार भी हो गई है। हमारा रिश्ता माँ बेटी से अधिक मित्र का रहा है, तभी वह अपनी बात इतनी आसानी से कह गई। सचमुच मधु यामिनी के लिए कोई समय सीमा या बंधन नहीं होता। दो प्रेमी युगल जहां भी जब भी मिलन की चाह लिए मिलते हैं, वहां उनका मिलन अवश्यंभावी हो जाता है। उनके प्यार और विश्वास को नई नींव देने का नाम ही मधुयामिनी है। यह सच है कि वक्त गुजरने के साथ जिस्मानी से अधिक रूहानी प्यार की आवश्यकता होती है। एक ऐसे साथ की आवश्यकता होती है जिसके विश्वास के साए तले नर या नारी अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें, अपने सुख दुख बांट सकें। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था कि अपने माता पिता के विरोध के बावजूद एकला चलो रे का मंत्र अपनाकर मैंने अकेले ही चलने की ठान ली थी।
चली भी, पर एकाएक स्नेहा मेरी जिंदगी में एक खुशबू की तरह आई और मैं अपने सारे पूर्वाग्रह त्याग कर उसे अपनाने को मजबूर हो गई थी। शशांक मेरी जिंदगी में जैसे आया था, वैसे ही चला भी गया था। मैंने भी अपने जीवन की किताब से उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। पर स्नेहा, हम दोनों के बीच ऐसा संपर्क सूत्र बन गई थी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी मुझे शशांक से संपर्क बनाए रखना पड़ा। अनियंत्रित परिस्थितियों द्वारा बना यह संबंध अंततः उस पड़ाव पर आ पहुंचा जिस पर वर्षों पूर्व पहुंचकर भी मैं प्यासी रह गई थी। अचानक मेरे जीवन की पुस्तक का एक 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 पन्ना मेरे सामने परत दर परत खुलने लगा। आज से 30 वर्ष पूर्व की दिसंबर माह की सर्द सुबह थी। मैं और मेरी छोटी बहन श्वेता कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी तथा माँ पूर्णिमा रसोई घर में नाश्ता बना रही थी। उसी समय घंटी बजी। माँ ने कहा, कृष्णा देखना तो कौन आया है। दरवाजा खोला तो आनंदी दादी को खड़ा पाया। आनंदी दादी हमारी दादी की अभिन्न मित्र ही नहीं, हमारी पड़ोसन भी थी, जिन्हें हम सब भी दादी ही बुलाया करते थे। प्रणाम दादी। खुश रहो बेटा। तुम्हारी माँ कहाँ है। दादी, माँ किचन में है। माँ, दादी आई हैं, कहकर मैं अंदर चली गई। आनंदी दादी किचन में चली गईं तथा माँ से कहा, पूर्णिमा बहू, मेरी ननद शिवानी तथा नंदोई नरेंद्र का पुत्र शशांक, जो अमेरिका में नौकरी कर रहा है, 1 महीने के लिए भारत आया हुआ है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। अगर बात बन गई तो राज करेगी तेरी बेटी। सबसे अच्छी बात तो यह है, नरेंद्र भी सेवा मुक्ति के पश्चात यहीं इंदिरा नगर में आकर बस गया है। माँ, नाश्ता। वे दोनों बात कर ही रही थी कि मैंने और श्वेता ने कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर किचन में प्रवेश करते हुए कहा, हाँ बेटा, नाश्ता तैयार है, यह लो। कहते हुए माँ ने दोनों को एक एक प्लेट पकड़ाई, फिर आनंदी दादी की ओर उन्मुख होकर कहा, चाची आप भी नाश्ता करके जाइएगा। मनीष सुबह की सैर के लिए गए हैं, आते ही होंगे, उनसे भी बात कर लीजिएगा। नहीं बहू, अभी बहुत काम बाकी है। तू तो जानती ही है, आज मेरा सोमवार का व्रत है। मंदिर से लौट रही थी तो सोचा कि तुझे बताती जाऊं। तुझे तो पता ही है, तेरे सुदेश चाचा को सुबह 9 बजे तक नाश्ता चाहिए। समय के बड़े पाबंद हैं। फौज से रिटायर हुए, समय बीत गया, पर फौजी तेवर आज भी बरकरार है। और फिर आकांक्षा भी आई हुई है डिलीवरी के लिए। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अच्छा, चलती हूँ, फिर आऊंगी, तब आराम से बातें करेंगे। अब तो भरपेट मिठाई खानी है। अपनी श्वेता है ही ऐसी, जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा। चाची, माँ ने बेचैनी से कहते हुए कृष्णा और श्वेता की ओर नजर घुमाई तो पाया वे दोनों उनकी बातों से बेखबर एक दूसरे से बातें करते हुए नाश्ता कर रही हैं। संतोष की सांस लेते हुए वे आनंदी चाची को छोड़ने के लिए बाहर आईं तथा धीरे से उनसे कहा, चाची, कृष्णा बड़ी है और आप श्वेता की बात कर रही हैं। दुनियादारी सीख बहू, बड़ी नहीं तो छोटी ही सही, विवाह तो करना ही है। वैसे भी ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। चाची, आपने तो कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया, फिर आज क्यों। व्यथित होकर मां ने कहा, बहू, इंसान को कभी कभी व्यवहारिक बनना पड़ता है। मैंने शशांक की मां मिताली से पहले कृष्णा के बारे में बात की थी, पर वह तैयार नहीं है। उन्हें गोरी लड़की चाहिए। तब मैंने उनसे श्वेता की बात की। तब मिताली ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं। अगर लड़के को लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता कर लेंगे। चिंता ना कर बेटी, तेरी कृष्णा है ही इतनी गुड़ी कि एक दिन उसके गुणों का पारखी भी मिल जाएगा। व्यथित स्वरों में उन्होंने उत्तर दिया तथा चली गईं। अच्छा मम्मा, हम भी चलते हैं, आज प्रैक्टिकल है, आने में शायद देर हो जाए। मैंने अपना बैग उठाकर बाहर जाते हुए कहा, मम्मा, मुझे भी आज आने में देर हो सकती है। कल मेरी सहेलियां कॉलेज के पश्चात कभी कभी मूवी देखने का कार्यक्रम बना रही थी, अतः जाना ही पड़ेगा। शीघ्र आने का प्रयत्न करना, समय ठीक नहीं है। चलते समय माँ के शब्द हमारे कानों से टकराए। उस दिन मैं पूरे दिन अनमनस्क रही।
आनंदी दादी की बातें सुनकर मन ही मन व्यथित थी। श्वेता के साथ बातें करते हुए भी मेरे कान माँ और दादी की बातों की ओर लगे थे। मैं जानती थी कि छिपकर दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी जहां मेरा नाम आता था, ध्यान चला ही जाता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि रूप तो ईश्वरीय देन है, फिर यह भेदभाव क्यों? दुनियादारी सीख बहू, बड़ी नहीं तो छोटी ही सही, विवाह तो करना ही है। वैसे भी ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। बार बार दादी के कहे शब्द मेरे मन मस्तिष्क पर पत्थरों की तरह प्रहार कर रहे थे। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि माँ आनंदी दादी की बातों से बेहद आहत हैं। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा आनंदी दादी कह रही हैं, जिन्होंने हर अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। माँ ने बताया था कि आनंदी दादी और सुदेश दादाजी मेरे दादाजी अखिलेश और अलका दादी के अभिन्न मित्र रहे हैं। अखिलेश एवं सुदेश दादाजी ने साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सुदेश दादाजी फौज में चले गए तथा दादाजी सिविलियन बनकर देश सेवा में योगदान देते रहे। कार्य क्षेत्र अलग होने के बावजूद दोनों का संपर्क बना रहा। आखिर उन्होंने एक ही जगह सेटल होने का मन बनाया तथा घर बनवाने के लिए जमीन भी पास पास ले ली, जिससे जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें एक दूसरे के सानिध्य में रहने का सुख मिल जाए। पर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। माँ के विवाह को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन दादाजी ऑफिस से आए तो अत्यंत परेशान थे। पापा और दादी ने उनसे बहुत पूछा, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दादी जानती थी कि वे रेलवे क्रॉसिंग पर बनते फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उसमें धांधली हो रही है। दादाजी ने इसकी शिकायत अपने सीनियर ऑफिसर से की थी, पर उसने उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया। तब उन्होंने संबंधित मंत्री के पास पत्र भेजा, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शायद सबकी मिली भगत थी। दादाजी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी तथा ईमानदारी के कारण धांधली और अव्यवस्था के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। उन्होंने प्रयास भी किया, पर हर जगह से असहयोग तथा चुप रहने की शिक्षा उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगी थी। एक दिन दादाजी अपने स्कूटर से घर लौट रहे थे कि पीछे से आते ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वह दूर जाकर गिरे। उन्हें बहुत चोट आई थी। सूचना मिलने पर जब तक पापा पहुंचे, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल तक ले जाने का अवसर ही नहीं मिल पाया। प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंट का केस लग रहा था, पर जब सारे घटनाक्रम पर गौर किया तो ऐसा महसूस हुआ कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या का मामला है। क्योंकि पापा जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने गए तो थाना इंचार्ज रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करने लगा। जब पापा ने इस केस को मुख्यमंत्री तक ले जाने की बात की, तब उसने केस दर्ज कर लिया था, पर इसके साथ ही पापा को धमकी भरे पत्र मिलने लगे। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की इस प्रतिक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया था कि अपने मंसूबों पर पानी फिरते देखकर इन्हीं लोगों ने दादाजी को अपने रास्ते से हटाया है। दादी को जब इन धमकियों का पता चला तो उन्होंने पापा पर केस बंद करवाने के लिए दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अपने पिता की तरह पापा भी किसी अनहोनी का शिकार हो जाएं। अंततः दादी की जिद के आगे पापा को झुकना पड़ा था। दादाजी के अंतिम यात्रा की रस्में चल रही थी कि संवेदना प्रकट करने आए कुछ नाते रिश्तेदारों ने इस घटना के लिए मां के पैरों को दोष देना प्रारंभ कर दिया। अवसाद के उन कठिन क्षणों में भी दादी सबके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी तथा कहा था, यह मेरी बहू ही नहीं, मेरे पुत्र की अर्धांगिनी भी है। इसका मुख देख रही हो, इसे भी उतना ही दुख है जितना मनीष को। अखिलेश एक व्यवस्था का शिकार हुए हैं, इसमें इसका क्या दोष? अगर आप सबको हमारी इतनी ही चिंता है तो उस व्यवस्था के खिलाफ हमारा साथ दीजिए जिसने मेरे पति की जान ली है। उस समय दादी का साथ आनंदी दादी ने दिया था। दादी के कठोर रवैये ने बड़बोलेपन की शिकार महिलाओं को मुंह छुपाने के लिए मजबूर कर दिया था। दादी की सदा शयता से माँ को ऐसा लगा मानो उनकी डूबती नैया को तिनके का सहारा मिल गया है। उस घटना ने माँ पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि दादी का उनके हृदय में स्थान
अपनी माँ से भी बढ़कर हो गया था। माँ ने दादी की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें अवसाद से उबारने का हर संभव प्रयास किया था, पर दादाजी की असामयिक मृत्यु से दादी पर बुरा असर पड़ा था। वह ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रह पाई थी। एक हार्ट अटैक ने उनकी चलती सांसों को रोक दिया था। दादा दादी जी के जाने के पश्चात माँ पापा के जीवन में एक अजीब सा सूनापन पसर गया था। पापा ने स्वयं को काम में ऐसा डुबो लिया कि ना दिन का पता चलता था ना ही रात्रि का। ऐसे समय आनंदी दादी ने ही माँ के सूनेपन को अपने प्यार से भरा था, विशेषकर मेरे माँ की कोख में आने के समय। यह न कर वह न कर की ढेर सारी हिदायतों के साथ वह माँ के खान पान पर भी विशेष ध्यान रखने लगी थी। जच्चगी के पश्चात मेरी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। हलीदा, गुड़ और सोंठ के लड्डू, घी से तर हलवा। माँ मना करती तो कहती, बेटी इस समय औरत का पुनर्जन्म होता है। इस समय खान पान में जरा सी चूक रह गई तो पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। इस समय तू सिर्फ अपने लिए नहीं, वरन इस मासूम बच्ची के लिए भी खा रही है। ममता से भरपूर उनके वचन सुनकर माँ उनकी कोई बात टाल नहीं पाती थी। माँ ने बताया था, समय से 15 दिन पूर्व ही मेरा जन्म हो गया था, वह भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे। उस समय पापा अपनी बिजनेस डील के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मुझे अपनी गोद में उठाकर आनंदी दादी ने कहा था, पूर्णिमा, तेरे घर भगवान कृष्ण पधारे हैं कन्या रूप में। वही बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुतवा नाक, होठों पर मुस्कान और उनके जैसा ही सांवला रंग। मैं तो इसे कृष्णा कहकर ही बुलाऊंगी। इसके साथ ही मेरा नाम कृष्णा पड़ गया था। माँ तरह तरह के उपटन लगाकर मुझे सजाती संवारती। एक दिन माँ मुझे उपटन लगा रही थी कि पापा ने कहा, तुम तो कौवे को हंस बनाने पर तुली हो। आपकी बेटी है, अगर आप ही ऐसी बात कहेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे। माँ ने क्रोधित स्वर में उत्तर दिया था, सच्चाई को स्वीकार करना सीखो, इन उपटन वगैरह से कुछ नहीं होगा। होगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, पर मन में संतोष तो रहेगा कि मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ, कौवा और हंस क्या होता है? पापा के जाते ही मैंने पूछा था। बेटा, दोनों पंछी होते हैं, कौवा और हंस। पापा क्या कह रहे थे? प्रश्न युक्त नजरों से मैंने पूछा था। कुछ नहीं बेटा, चल तुझे नहला दूं। 2.5 वर्षीय पुत्री के मन में चलते प्रश्नों को सुनकर माँ ने बात बदलनी चाहिए थी। मेरे जन्म के 3 वर्ष पश्चात श्वेता का जन्म हुआ। दूधिया रंग से ओत-प्रोत सुंदर कन्या। पापा को तो जैसे खजाना ही मिल गया। मेरी बेटी कहकर वे उसे गोद में लेकर घूमते रहते। मैं श्वेता को उनकी गोद में खेलते देखकर उनकी गोद में चढ़ने का प्रयत्न करती, तो वह यह कहकर झड़क देते, काली कलूटी अपनी माँ के पास जा, अभी मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूँ। कृष्णा भी तो आपकी बेटी है। उनके व्यवहार से मुझे सहमता देखकर माँ मुझे अपनी गोद में लेकर कहती, मेरी बेटी तो श्वेता है, इतना सांवला रंग हमारे खानदान में किसी का नहीं है। पूरी निग्रो लगती है, पता नहीं किसके ऊपर गई है। निग्रो? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आज यह छोटी है, मासूम है। जब थोड़ी समझदार होगी तो आपके इन शब्दों का इस पर क्या असर होगा, आपने सोचा है? माँ ने तेज स्वर में कहा था, मैं जानता हूं, पर इसे देखकर ना जाने क्यों मेरे मन में वितृष्णा पैदा हो जाती है तथा मैं स्वयं को काबू में नहीं रख पाता। उस समय माँ पापा के बीच होती तकरार से इतना तो समझने लगी थी कि पापा मुझसे अधिक श्वेता को प्यार करते हैं। वैसे भी एक छोटे बच्चे में भी इतनी समझ तो विकसित हो ही जाती है कि सही गलत में भेद कर पाए, विशेषतया तब जब उसके स्वयं के बारे में कहा जा रहा हो। माँ पापा की ऐसी बात सुनकर परेशान हो जाया करती थी। यह निर्विवाद सत्य है कि हर माँ के लिए अपना बच्चा चाहे जैसा भी हो, प्यारा ही होता है और वह चाहती है कि सभी उसकी प्रशंसा करें। अतः माँ ने उसको तरह तरह के लेप लगाकर गोरा बनाने का प्रयास नहीं छोड़ा। उन्हें ऐसा करते देखकर एक दिन पापा ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब इसी के साथ लगी रहती हो, या नहीं कि श्वेता पर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करो।
श्वेता अभी छोटी है। कृष्णा में हीन भावना ना पनपे, अतः अभी श्वेता से अधिक कृष्णा को मेरे साथ की अधिक आवश्यकता है। और फिर माँ होने के नाते श्वेता को जितनी देखभाल की आवश्यकता है उतना तो मैं कर ही रही हूँ। फिर यह बेबुनियाद आरोप क्यों? ना चाहते हुए भी माँ के मुंह से निकल गया। पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया था। अक्सर पापा की ऐसी वैसी बातें सुनकर माँ कुढ़ कर रह जाया करती थी। जब अपने ही वार करें तो दंश और गहरा होता जाता है। माँ के मन में एक चिंता पनपने लगी थी कि मेरी मासूम बच्ची उम्र बढ़ने के साथ कहीं दुनिया के व्यंग वाणों का शिकार होकर हीन भावना की शिकार न हो जाए। अतः स्वयं को तसल्ली देने के लिए अपने प्रयोग भी जारी रखती। माँ का मूल मंत्र था, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। शायद इसी में उसकी सफलता का राज छुपा है। हम दोनों बहनों में 3 वर्ष का अंतर था। हर गुजरता पल जिंदगी के खट्टे मीठे रूपों से परिचय करवा रहा था। एक ही माँ की कोख से जन्म लेने के बावजूद मेरे और श्वेता के स्वभाव और रंग रूप में जमीन आसमान का अंतर था। एक शांत और गंभीर नदी के ठहरे जल के सदृश, वहीं दूसरी चंचल हिरणी की तरह कुलांचे भरती, पहाड़ी नदी के समान उफनती, कल कल के शोर से धरती और आकाश को गुंजायमान करती। एक सांवले किंतु तीखे नाक नक्श वाली तथा दूसरी दूधिया रंग से ओतप्रोत आकर्षक कन्या। मम्मा, श्वेता गोरी और मैं काली क्यों हूं? एक दिन मैंने स्कूल से आकर माँ से प्रश्न किया था। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मा, रुचि कह रही थी कि लगता ही नहीं कि तुम दोनों बहनें हो, क्योंकि श्वेता गोरी और तुम काली हो। रुचि का साथ सुरेखा ने भी दिया था। बेटा, तुम्हें भगवान ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपना रंग दे दिया है। देखो, भगवान कृष्ण और श्री राम भी तो तुम्हारी तरह सांवले हैं, फिर भी लोग उनको पूजते हैं। जानती हो क्यों? माँ ने उसे अपने अंक में लेते हुए कहा। क्यों माँ? उनके गुणों के कारण। समझदार लोग इंसान के गुण देखते हैं, ना कि रंग रूप को। अतः अपने रंग को लेकर अपने मन में कोई भी दुर्भावना ना पाल मेरी बच्ची। अपने गुणों का विकास कर, पढ़ने में मन लगा। देखना, एक दिन यही लोग जो तुझसे चिढ़ते हैं, तेरी योग्यता और गुणों के कारण तुझे मान सम्मान देंगे। वस्तुतः व्यक्ति की योग्यता ही व्यक्ति को सुंदर या कुरूप बनाती है। यही कारण है कि कभी-कभी सुंदर व्यक्ति भी योग्यता के अभाव में हंसी का पात्र बन जाता है। माँ ने मुझे घर के मंदिर में लगी फोटो दिखाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया था, किंतु मैं कभी भी उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाई थी। एक दिन पापा ऑफिस से आकर बैठे ही थे कि श्वेता ने उनकी गोद में बैठते हुए कहा, पापा, अगले महीने मेरे बर्थडे आ रहे हैं। मुझे अपनी बर्थडे पर बड़ी सी डॉल चाहिए। पापा, मुझे भी, कहते हुए मैंने उनकी गोद में बैठना चाहा। हरे कृष्णा, या तूने क्या किया? मेरा शर्ट गंदा कर दिया। जैसी काली तू है वैसे ही तेरे हाथ हैं। जा, जाकर हाथ मुंह धोकर आ। मुझे हटाते हुए पापा ने कहा। काली? क्या कहा आपने? मां ने तीव्र स्वर में कहा था। सत्य सुना तुमने? एक तो रंग काला, ऊपर से साफ भी नहीं रहती। पापा ने क्रोध से कहा। बच्ची है, शर्ट पर जरा सा दाग लग गया तो आपको इतना बुरा लग रहा है, पर इस मासूम के मन पर आप कितने गहरे दाग लगा रहे हो। एहसास भी है, यह कोई गैर नहीं, आपका ही अंश है। मुझे डरा सहमा देख मां ने मुझे अपने अंक में समेटते हुए कहा। बहुत प्यारी है तुम्हें, तो जरा इसे साफ रखा करो। कहते हुए पापा ने श्वेता को गोद से उतारा और अपने कमरे में चले गए। मम्मा, हाथ तो मेरे भी गंदे हैं, फिर पापा ने दीदी को ही क्यों डांटा? नन्ही श्वेता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। श्वेता की बात सुनकर मां मौन रह गई थी। शायद वह पापा के विरुद्ध कुछ कहकर अपनी बच्चियों के मन में कोई द्वेष नहीं पैदा करना चाहती थी। माँ हम दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। उस समय मैं 8 वर्ष की थी। अब तक मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे सांवले रंग के कारण पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं।
पर इसमें मेरा क्या अपराध? बाहर तो बाहर, घर में भी। यही कारण था कि पापा तथा अन्य लोगों के जब तक किए व्यंग वाणों से घायल होकर मैं माँ की गोद में छिपकर रोने लगती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। उस रात माँ की बेचैनी तथा उसके कुछ वर्ष पश्चात लिए निर्णय को मैं बाद में समझ पाई थी। शायद उन्हें पापा की बौनी मानसिकता पर क्रोध आया था। वैसे तो सदा से ही रंग भेद, नक्सलवाद की आलोचना होती रही है। गोरे लोग रंग भेद के कारण काले लोगों से नफरत करते थे, उन्हें अपना दास बनाकर रखते थे। महात्मा गांधी भी इसी भेदभाव के कारण अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े थे। गोरे तो चले गए, स्वतंत्रता भी मिल गई, पर हम भारतीय अभी भी रंग भेद से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब हम अपने ही बच्चों से रंग भेदवाद की मानसिकता के कारण भेदभाव कर कटुता के बीज बोने लगते हैं। रंग रूप तो ईश्वर ही देन है, फिर इतना नफरत क्यों? पापा तो पापा। धीरे धीरे श्वेता भी पापा के पद चिन्हों पर चलने लगी थी। अपने ही घर में वैमनस्यता के बीज बोए जाते देख माँ परेशान हो उठी थी। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या होगा जब इन बीजों की फसल लहलहाने लगेगी? इन प्रश्नों से छटपटाती माँ की अंतरात्मा उन्हें विचलित करने लगी थी। घर में दो गुट स्पष्ट नजर आने लगे थे। उस दिन पापा के ऑफिस में पार्टी थी। पापा माँ और श्वेता को तो ले जाने के लिए तैयार थे, पर मुझे नहीं। उनके इस रवैये के कारण माँ ने भी जाने से मना कर दिया। उस दिन माँ की सहनशीलता का बांध टूट गया था। उस दिन वह मुझे अपने सीने से चिपका कर बहुत देर तक रोती रही थी। माँ ने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पुत्री के प्रति किसी को भी भेदभाव नहीं करने देंगी। करने भी क्यों दें? बच्चे की हर कमी के लिए, चाहे वह बच्चे के लिंग से संबंधित हो या उसके रंग रूप, बुद्धि और चातुर्य से संबंधित हो, समाज की उंगलियां सदा स्त्री की ओर ही क्यों उठती हैं? जबकि यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चे का जन्म माता पिता दोनों के क्रोमोसोम में स्थित जीन्स के मिलने से होता है। जिनके जीन्स जितने ज्यादा प्रभावशाली होंगे, बच्चा उसी पर अधिक जाएगा। कभी कभी एक या दो पीढ़ी छोड़कर भी बच्चों में वंशानुगत गुण दोष आ जाते हैं। माँ को किसी से पता चला था कि पापा की परदादी भी छोटे कद की तथा सांवली थी। शायद कृष्णा उन पर गई हो, पर दुनिया को सबसे क्या, उसे तो ताने देना या बात का बतंगड़ बनाना ही आता है। पर जब बच्चे का अपना पिता ही बच्चे के साथ परायेपन का व्यवहार करे, तो दुनिया का मुंह माँ के लिए बंद कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। यही बात माँ को अक्सर परेशान किया करती थी तथा पापा से तकरार का कारण भी बनती थी। उन्हें लगता था कि जब तक उनकी पुत्री छोटी है, उनकी बात का अर्थ नहीं समझ पाती है, तब तक तो ठीक है, किंतु बड़े होने पर कहीं वह कुंठित या हीन भावना की शिकार न हो जाए। दूसरे दिन माँ ने मुझे स्कूल जाने से रोक लिया तथा पापा के ऑफिस तथा श्वेता के स्कूल जाने के पश्चात उन्होंने मेरे और अपने कुछ कपड़े तथा मेरी कुछ किताबें बैग में रख ली तथा एक पत्र डाइनिंग टेबल पर रखकर मुझसे चलने के लिए कहा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तथा ऑटो रुकवा कर उसमें बैठकर ऑटो वाले को पता बताया तथा चल दी। करीब आधे घंटे पश्चात ऑटो एक घर के सामने रुका। माँ ने मुझसे कहा, कृष्णा, यह मेरी बहुत अच्छी मित्र सीमा का घर है। कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। माँ, पापा और श्वेता कैसे रहेंगे? उन्हें खाना बनाकर कौन देगा? मैंने जिज्ञासावश पूछा था। तेरे पापा है ना श्वेता के देखभाल करने के लिए? माँ ने निर्लिप्त स्वर में उत्तर दिया था। उस दिन मैं यह सोचकर बहुत घबरा गई थी कि क्या माँ पापा का घर छोड़कर आ गई हैं? क्या पापा माँ और मुझे लेने आएंगे? अगर नहीं आए तो? माँ ने मेरे मन की स्थिति समझकर कहा, बेटा, हम कुछ दिन ही यहाँ रहेंगे। सीमा आंटी जो राजकीय विद्यालय में शिक्षिका थीं, हमारा ही इंतजार कर रही थीं। हमारे पहुंचते ही हमारा सामान एक कमरे में रखते हुए उन्होंने कहा,
पूर्णिमा, यह तुम्हारा कमरा है। जब तक तुम फ्रेश हो, मैं चाय बनाती हूँ। और बेटा आप, लो, यह कहानी की कुछ किताबें। अनिश्चय की स्थिति में मैं किताबें पलटने लगी तथा माँ सीमा आंटी के साथ किचन में चली गई। कमरे में बैठे बैठे भी मेरे कान उनकी ओर ही लगे हुए थे। पूर्णिमा, तुम आई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा न मानना पूर्णिमा, पर क्या ऐसे बिना बताए घर छोड़ना उचित है? कम से कम अपनी मासूम बच्चियों का ख्याल रखते हुए इस समस्या का दूसरा हल भी निकाल सकती थी। सब कुछ करके हार गई सीमा। जब कोई अन्य उपाय नहीं बचा, तब सोचा यह अंतिम प्रयास, कुछ दिनों की दूरी, शायद मनीष की मनः स्थिति में परिवर्तन ला पाए। माँ की आवाज कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही थी। तो क्या माँ ने मेरे कारण घर छोड़ा है? मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। लगभग एक हफ्ता होने जा रहा था। माँ की सूनी होती आंखें तथा दिल का दर्द मुझसे छुपा नहीं था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तथा माँ से कहा, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, अब घर चलो। चलेंगे बेटा, पर कुछ दिन और रुक कर, माँ ने कहा। एक दिन माँ मुझे पढ़ा रही थी कि घंटी बजी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने सीमा आंटी तथा उनके पीछे पापा को खड़ा पाया। मम्मा, पापा आए हैं। कहते हुए मैं पापा से चिपक गई तथा पुनः कहा, पापा, आपके बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा था। श्वेता कैसी है? उसकी बहुत याद आती है। हमें अपने घर ले चलिए। कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है कृष्णा। और मैं व्यर्थ ही इससे नफरत करता रहा था। अपनी पुत्री की प्यारी मासूम बातों ने मनीष के दिल को झकझोर दिया। उन्हें अपने पूर्व के व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी। बेटा, मैं आपको और आपकी मम्मी को ही लेने आया हूँ, पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पूर्णिमा जीजा जी तुम्हें ढूंढते ढूंढते स्कूल आए थे। उनकी चिंता देखकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाई तथा अपने साथ ले आई। सीमा ने सफाई देते हुए कहा, पूर्णिमा, मुझे क्षमा कर दो। कुछ दिन की दूरी ने मुझे एहसास करा दिया है कि तुम मेरी जिंदगी का अहम अंग बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। श्वेता भी तुम दोनों को याद करके रोती रहती है। सीमा ने ठीक ही कहा है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और विश्वास के साथ एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे अलग नहीं रहना चाहती। तुमने जो किया वह कृष्णा के लिए किया है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भविष्य में मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पापा ने सीमा आंटी को धन्यवाद दिया तथा मां से क्षमा मांगकर सम्मान पूर्वक घर ले आए। घर आते ही माँ श्वेता को लेने आनंदी दादी के घर गई। श्वेता माँ को देखकर उनसे लिपट कर रोने लगी। माँ ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया, पर आनंदी दादी चुप न रह पाई। उनके प्रश्न पर माँ ने सिर्फ इतना कहा, चाची, क्या आप सोचती हैं कि मैंने यह सब खुशी खुशी किया? इसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई उपाय भी तो नहीं था। शायद अब मेरा खुशहाल घर का सपना साकार हो पाएगा। शायद तेरा सोचना सही हो, क्योंकि इस एक हफ्ते में मनीष में काफी बदलाव आया है। कहाँ कहाँ नहीं खोजा उसने तुम्हें। तेरे मायके भी फोन किया था। वहां ना पाकर तेरे सभी मित्रों से पूछा। कहीं न मिलने पर सीमा का ख्याल आया, जिसके बारे में तूने उसे कुछ दिन पूर्व ही बताया था। आज वह श्वेता को मेरे पास छोड़कर सीमा को ढूंढने गया था। चाहे तुम दोनों वहीं मिले हो, पर तू अपने मायके क्यों नहीं गई? चाची, मेरी सोच थी कि मनीष सर्वप्रथम हमें वहीं ढूंढेंगे। वहां रहने पर शायद मुझे यह लाभ नहीं मिलता जो मैं चाहती थी। इसके अतिरिक्त मैं मनीष के बारे में वह सब बताकर मायके में उनका अपमान नहीं करना चाहती थी। तूने ठीक किया बेटा। इज्जत इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, पर गंवाने में समय नहीं लगता। गनीमत है मनीष ने तुम्हारी कहीं चले जाने की बात उन्हें नहीं बताई, वरना वे नाहक परेशान होते। अच्छा चाची, चलती हूँ, देखूं घर को। मेरे ना रहने से पता नहीं कैसा हाल है। ठीक है बेटा, संभाल अपना घर परिवार। इस घटना के पश्चात पापा का व्यवहार मेरे प्रति सदा के लिए बदल गया था। सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद कहीं न कहीं अपने रंग रूप को लेकर
मेरे अंतर मन में एक गांठ बनती गई, जिसके कारण मैं अपरिचितों से मिलने में कतराने लगी थी। बस एक आकांक्षा दीदी ही मेरे दिल का हाल समझती थी तथा पढ़ाई में भी मेरी हर संभव मदद कर दिया करती थी। कुछ दिनों पूर्व भी उनका विवाह हो जाने के कारण मैं स्वयं को बेहद एकाकी महसूस करने लगी थी। स्कूल में भी मेरे ज्यादा मित्र नहीं बन पाते थे। स्कूल में पल्लवी ही एकमात्र मित्र थी जो अपनी विकलांगता के कारण मुझसे भी अधिक दुखी रहती थी। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। काफी इलाज के बावजूद उसका पैर ठीक नहीं हो पाया था। उसके लंगड़ा कर चलने के कारण कक्षा में सहपाठी उसका मजाक बनाया करते थे। उनकी बातें सुनकर वह रोने लगती थी। तब मैं ही उसकी ढाल बनकर सबसे मोर्चा लेने का प्रयत्न किया करती थी। मेरे इस प्रयत्न पर वे हृदयहीन यह कहने से नहीं चूकते थे, वाह, क्या राम मिलाई जोड़ी है, एक काली दूसरी लंगड़ी है। नतीजा यह हुआ कि हम एक दूसरे के करीब आते गए। धीरे धीरे हम दोनों ने किसी की भी बात पर ध्यान देना छोड़कर अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। एक दिन इंग्लिश टीचर प्रतिमा का ध्यान मेरी ओर गया। मैं कक्षा की पहली लड़की थी जो सारा होमवर्क करके लाती थी तथा जिसके निबंधों में मौलिकता रहती थी। स्कूल में डिबेट कंपटीशन हो रहा था। प्रतिमा मैम ने मुझे एक टॉपिक दिया था तथा उस पर कुछ लिख कर लाने के लिए कहा। उस टॉपिक पर मेरे विचारों ने प्रतिमा मैम को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न केवल प्रेरित किया, वरन तैयारी में भी मार्गदर्शन किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा जब वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान मिला। तब न केवल प्रतिमा मैम वरन प्रधानाचार्य से भी मुझे बधाई मिली थी। जब मैं प्राइज लेकर घर आई तो मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मा ने गले से लगाया तो पापा ने भी ढेरों आशीष दिए। उस दिन मुझे महसूस हुआ था कि मम्मा ठीक कहती हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं, वरन गुणों के कारण होती है। उस एक पल ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। तब से मैं लगातार आगे बढ़ती गई। डिबेट ड्रामे में भाग लेने के साथ साथ हर कक्षा में भी अव्वल आती। खुशी का ठिकाना ना रहा जब 8वीं कक्षा में अपने स्कूल के 4 सेक्शन में प्रथम तथा पल्लवी द्वितीय आई। तब ना केवल अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में प्रथम आने के लिए प्राइज मिला, वरन स्कूल की बेस्ट गर्ल से भी नवाजा जाना बेहद सुकून दे गया था। 9वीं कक्षा के पश्चात मेरे और पल्लवी के रास्ते अलग हो गए। पल्लवी ने आर्ट के विषय चुने तथा मैंने साइंस के। वह वकील बनना चाहती थी, जबकि मैं डॉक्टरेट कर अध्यापिका। मैंने और पल्लवी ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता का सिलसिला न केवल कायम रखा, वरन स्कूल और बाद में कॉलेज में भी वाद विवाद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी दक्षता का भी लोहा मनवाते रहे। मेरी बढ़ती उपलब्धियों के कारण जो लोग अब तक मेरे रंग रूप को लेकर ताने देते आए थे, वही अब मेरा उदाहरण अपने बच्चों के सामने पेश कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे थे। यही स्थिति पल्लवी की भी थी। बहुत सारे अंतर विरोधियों के बावजूद मम्मा ने मेरी और श्वेता की उचित परवरिश के साथ उचित संस्कार देने का भरपूर प्रयास किया था। पर फिर भी अपने स्वभाव के कारण मैं धीरे धीरे आत्म केंद्रित होती चली गई और श्वेता चंचल हिरनी की तरह उन्मुक्त होती गई। वह प्रत्येक नई और अच्छी चीज पर अपना हक समझने लगी थी। श्वेता अक्सर मेरे कपड़े पहनकर कॉलेज या पार्टी में चली जाया करती तथा गंदे होने पर इधर उधर पटक देती थी। तब मैं ही उन्हें धोकर और प्रेस करके वार्डरोब में रखती थी। मैं अपने कपड़े तो सहेजती ही थी, साथ में श्वेता के कपड़ों तथा अन्य सामान को भी सहेज देती, क्योंकि श्वेता को सिर्फ पहनना आता था, सहेजना नहीं। कोई भी नया कपड़ा आता पहले श्वेता ही पहनती। वह कॉलेज भी नित नई नई ड्रेस पहनकर तथा अच्छी तरह सज संवर कर जाना चाहती थी, जबकि मैं नए और अच्छे कपड़ों को विशिष्ट अवसरों पर ही पहनना चाहती थी। यद्यपि जब भी मम्मा कपड़े या अन्य सामान खरीदती तो दोनों के लिए बराबर खरीदती, लेकिन उसमें से जो भी श्वेता को पसंद आ जाता वह उसे अपने शरीर से लगाते हुए कहती, मम्मा देखो यह रंग मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, इसे मैं ले लूं? मम्मा के उत्तर देने से पूर्व भी मैं कहती, यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो,
मेरे पास तो वैसे ही बहुत हैं। थैंक यू दीदी। कहते हुए वह मेरे गले से झूल पड़ती। श्वेता पापा और मेरी शह के कारण मनमानी करने लगी थी। मैं श्वेता को बेहद चाहती थी। चाहती भी क्यों ना, वह मेरी छोटी बहन होने के साथ साथ मेरी मित्र भी थी। उसकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान न देना मेरी आदतों में शुमार हो गया था। माँ को श्वेता का मेरी हर चीज छीन लेना अच्छा नहीं लगता था। ऐसी घटनाओं पर माँ को मुझ पर बेहद क्रोध आता था। उन्हें महसूस होता था कि मैं अपनी छोटी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर रही हूँ। क्यों नहीं मैं अपने अधिकार के लिए लड़ती। माँ के समझाने पर मैं कहती, मम्मा, संतुष्टि जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यदि संतुष्टि नहीं है तो मानव के लिए संसार की समस्त सुख सुविधाएं निरर्थक हैं। मुझे क्षणिक सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं है। इनकी अपेक्षा मैं मन की स्वच्छता, सुंदरता एवं आत्मानुशासन को महत्वपूर्ण मानती हूँ और यही कामना है कि मैं इनकी प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील रहूं। तू नहीं सुधरेगी। मेरी बात को सुनकर मम्मा की किंचित क्रोध से कहती। ऐसा नहीं था कि श्वेता मुझे चाहती नहीं थी, किंतु पिता के अत्यधिक लाड प्यार ने उस रूप गर्विता लड़की को थोड़ा दम्भी बना दिया था। तभी उसका सारा समय अपनी खूबसूरती निखारने तथा साज समार में ही चला जाता था। वह तरह तरह के उपटन लगाती, इम्पोर्टेड पाउडर लगाती, लिपस्टिक का उपयोग करती, नित नई नई ड्रेस के बारे में सोचने और बनवाने में तथा इधर उधर घूमने में उसका काफी समय चला जाता था। भरपूर आत्मविश्वास से युक्त अपनों के सहयोग से मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। किंतु आज आनंदी दादी की बातों ने मेरे आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया था। अपनी जिस कमी को मैं भूल चुकी थी, आज वही मेरे सम्मुख एक बार फिर मुंह उठाए खड़ी थी। दीदी, मैं टिफिन घर ही भूल आई। प्लीज दीदी आप ले आओ। आप अपनी प्रैक्टिकल क्लास में थोड़ी देर से पहुंचोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अगर मैं लेट हो गई तो सिन्हा सर क्लास में घुसने नहीं देंगे। मैं आपसे बाद में आकर ले जाऊंगी। श्वेता ने साइकिल चलाते हुए कहा। ठीक है। श्वेता की आवाज सुनकर विचारों के वलयों से बाहर आते हुए मैंने कहा तथा साइकिल घर की ओर मोड़ ली। घर लौटकर घंटी बजाने ही जा रही थी कि पापा की आवाज सुनाई पड़ी। सूचना तो तुम बहुत अच्छी दे रही हो पूर्णिमा। आज ही नरेन जी से बात करके आता हूँ। बड़ी तो कृष्णा है, पर विदेश से लौटे लड़की को क्या अपनी कृष्णा पसंद आएगी? आजकल तो लोग मन की सुंदरता की जगह तन की सुंदरता पर अधिक ध्यान देते हैं। माँ ने चिंतित स्वर में कहा था। चाह कर भी शायद माँ पापा को आनंदी दादी की पूरी बात नहीं बता पा रही थी। इसमें चिंता की क्या बात है, कह दूंगा मेरी दो बेटियां हैं। जो भी पसंद आए उससे अपने पुत्र का विवाह कर दें। इससे ना कृष्णा को बुरा लगेगा और ना ही श्वेता को। सहज स्वर में पापा ने कहा था। हाँ, दो ही तो बेटियां हैं। कितनी चाहत थी एक बेटा हो जाए। शास्त्रों में लिखा है, जब तक पुत्र अग्नि ना दे मोक्ष नहीं मिलता है। मम्मा ने पापा की बात दोहराते हुए अपने मन की व्यथा कही। पूर्णिमा, बार बार वही बात कितनी बार तो कह चुका हूं। मुझे बेटा नहीं, बेटी की ही चाह थी। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वैसे भी जो प्राप्य है उसी में संतोष कर जीवन को सुखमय बनाना ही मानव धर्म है। बेटियां आजकल पुत्रों से कम हैं क्या? मेरा तो यही प्रयत्न है कि दोनों उचित शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। फिर उन्हें किसी उपयुक्त वर को सौंपकर हम निश्चिंतता का जीवन व्यतीत कर सकें। पर मोक्ष? फिर वही बात, अगर बेटा नालायक निकल गया तो मोक्ष तो दूर, इसी जन्म ने नर्क भुगतना पड़ेगा। देख नहीं रही हो अपने माँ पापा को? इस बार तीव्र स्वर में पापा ने कहा था। मम्मा को पापा से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। दरअसल मम्मा दो भाई और एक बहन है। उनके पिता अच्छे पद से रिटायर हुए हैं। पैसे की भी कोई कमी नहीं है। पर आज यह स्थिति है कि उनके दोनों भाइयों में से कोई भी उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। वह अकेले रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक वृद्ध आश्रम में भी एक कमरा बुक करा लिया है। अगर स्वास्थ्य कारणों से कभी अकेले नहीं रह पाए तो वहीं चले जाएंगे।
एक बार नानी बहुत बीमार पड़ गई थी। मम्मा ने अपने माता पिता से अपने साथ रहने की पेशकश की, पर वह नहीं माने क्योंकि नानी का कहना था, अब तो ऐसी परिस्थितियां अक्सर ही आएंगी। कब तक मैं बार बार बेटी के पास आकर रहूंगी? जैसा होगा वैसा कर लेंगे। तब नाना नानी की परेशानी देख मम्मा ने स्वयं अपने भाइयों से बात की तो बड़े भाई विजय ने झल्ला कर कहा, मेरे पास स्वयं की ही इतनी परेशानियां हैं, उनको निपटाएं या माता पिता को संभालें। छोटे भाई अजय ने भी टका सा जवाब दे दिया, दीदी, मुझे तो ऑफिस से ही समय नहीं मिलता। सरिता बीमार चल रही है, उससे अपना ही काम नहीं होता, वह माँ पापा को कैसे संभाल पाएगी? बुरा ना मानो दीदी, एक बात कहूं, कुछ दिन तुम ही माँ पापा को अपने पास रख लो। माँ चुप रह गई थी। कहती भी तो क्या कहती। नाना नानी उनके पास आना ही नहीं चाहते थे। मम्मा ने फोन रख दिया था। उन्हें पता था उनकी पत्नी सरिता इस वाद विवाद को खूब मजे लेकर सुन रही होगी तथा कहा भी होगा, ठीक कहा जी आपने, करना कोई नहीं चाहता, बस सब उपदेश देना ही जानते हैं, हम ही क्यों उनकी जिम्मेदारी लें। और अजय बिना कोई प्रतिवाद किए सदा की तरह अपने काम में लग गया होगा। ना जाने क्यों तब माँ को अपने भाइयों पर बहुत क्रोध आया था। वे दोनों माता पिता की जायदाद में हिस्सा तो चाहते हैं, पर उन्हें अपने पास रखना मंजूर नहीं था। नाना नानी के ना आने पर मम्मा कुछ दिन स्वयं उनके पास जाकर उनकी सेवा कर आया करती थी। एक बार मम्मा के लौटते समय नानी ने मुझे अपने पास बिठाते हुए भरी आंखों से कहा था, ना जाने क्यों लोग बेटी के होने पर मातम मनाते हैं। तू बहुत खुशनसीब है पूर्णिमा, तेरी पुत्रियां हैं, कभी इन्हें कोई दुख ना होने देना। इस सब के बावजूद मम्मा के मन में असंतोष। यह सच है कि पुत्र और पुत्री दोनों से ही परिवार रूपी इकाई को संपूर्णता मिलती है। एक स्त्री होने के नाते मम्मा के दर्द को समझ सकती थी, पर यह मोक्ष समझ से परे था। ना चाहते हुए मैंने घंटी बजा दी। मम्मा मुझे देखकर चौंकी थी। टिफिन छूट गया था। जानकर उन्होंने संतोष की सांस ली। मैंने टिफिन उठाया और कॉलेज चली आई, पर मन में नाना नानी के प्रति संवेदना जाग उठी थी। ना जाने कैसे लोग हैं जो माता पिता से कर्तव्यों की आस तो करते हैं, पर समय आने पर अपने कर्तव्यों को भूलकर उन्हें विवशता भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। श्वेता को जब पता चला कि विदेशवासी शशांक के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है, तो उसका अधिकांश समय ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाने में व्यतीत होने लगा। कभी फेशियल, कभी हेयर कटिंग, तो कभी मैनिक्योर पेडिक्योर। एक दिन उसने कहा, मम्मा, कुछ मोटी हो गई हूँ, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लूं, कुछ तो स्मार्टनेस आ जाएगी। मम्मा चाह कर भी नहीं कह पाई थी, 2-4 दिन में स्मार्टनेस कैसे बढ़ जाएगी? दर्जनों महंगे से महंगा सूट रखे होने के बावजूद भी उसके मुख से यही निकलता, मम्मा, एक भी अच्छा सूट नहीं है मेरे पास, क्या पहनूंगी? सूट का क्या होगा, मेरी कोई भी बनारसी साड़ी पहन लेना। मम्मा, आप भी कौन सी सदी की बात कर रही हो? भला विदेश में रहने वाला लड़का साड़ी पहनने वाली लड़की को कैसे पसंद करेगा? सच में श्वेता पापा के साथ जाकर जरी के काम का गुलाबी रंग का सूट खरीद लाई। पता नहीं कैसे उसके अवचेतन मन में यह बात समा गई थी कि शशांक उसे ही पसंद करेगा। श्वेता का अति उत्साह देखकर मुझे भी लगने लगा था कि मेरे जैसी सांवली लड़की को भला कोई क्यों पसंद करेगा। निज सोच के कारण निर्लिप्त मन से मैं पूर्व की भांति अपनी दिनचर्या में व्यस्त रही। नियत तिथि पर शशांक आ गया। पापा ने नरेंद्र जी को सपरिवार घर आने की दावत दे दी। दावत तो एक बहाना थी, मुख्य उद्देश्य तो लड़का लड़की को आपस में मिलवाना था। बिना दीपावली के ही घर में दीपावली जैसा माहौल बन गया था। पूरे घर की साफ सफाई की गई, नए पर्दे बनवाए गए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नई क्रॉकरी खरीदी गई। दिखावे पर इतना खर्च करने के लिए मम्मा के टोकने पर पापा ने कहा, मैडम परेशान क्यों हो रही हो, यही क्रॉकरी हम विवाह में दे देंगे, एक बार प्रयोग में लाने पर खराब तो नहीं हो जाएगी। आखिर वह दिन भी आ गया जब शशांक को आना था। शाम के नाश्ते के साथ साथ
रात्रि भोज का भी इंतजाम था। मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर जहां मम्मा के साथ रसोई में लगी हुई थी, वहीं श्वेता ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने गई थी। कृष्णा बेटा, तू भी पार्लर जाकर मेकअप करवा आ। किचन मैं संभाल लूंगी, मम्मा ने मुझे काम में लगा देखकर कहा था। मम्मा, सुंदरता तो मन की होती है, तन की सुंदरता तो क्षणिक ही है। वैसे भी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। पार्लर जाने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। फिर देखने तो वे श्वेता को आ रहे हैं, फिर मुझे सजने संवरने की क्या आवश्यकता है। बेटा, ऐसी बात नहीं है। तेरे पापा ने उनके सम्मुख तुम दोनों का प्रस्ताव रखा है। मम्मा ने यथासंभव स्वर को मुलायम बनाते हुए कहा। मम्मा, हम साग भाजी नहीं है कि कोई भी हमें छांट कर खरीद ले। सदा शांत एवं संयत स्वर में बोलने वाली कृष्णा के स्वर की रुक्षता से मम्मा स्तंभित रह गईं। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। संध्या को मम्मा ने मुझसे मनुहार करते हुए कहा, जा बेटी, तू भी तैयार हो जा। मेरी वार्डरोब से जो भी साड़ी तुझे पसंद हो निकालकर ढंग से पहन ले। वे लोग आने ही वाले होंगे। मम्मा, मुझे विवाह ही नहीं करना है। पहले आप तैयार हो जाओ। स्वागत के लिए तो पहले आपको ही जाना पड़ेगा। तब तक मैं सलाद इत्यादि काट लेती हूँ। मैडम, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी अभी आनंदी चाची का फोन आया है कि वह लोग चल दिए हैं। बस अभी 10 मिनट में पहुंचते होंगे, पापा ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा। बस 2 मिनट, कहते हुए मम्मा तैयार होने चली गई। बेटी, जा तू भी तैयार हो जा। बस किसी तरह तुम दोनों बहनों के हाथ पी लेकर गंगा नहा लूं। बस एक यही इच्छा बची है। वैसे भी तू तो हीरा है मेरी बच्ची, लेकिन सच्चे हीरे की पहचान कोई जोहरी ही कर सकता है। मुझे काम में लगा देखकर पापा ने कहा था। पापा के स्वर की आर्द्रता मुझे व्यथित कर गई थी। ऊपर से कठोर देखने वाला लौह पुरुष जीवन के किन्हीं लम्हों में विचलित हो सकता है, इसका एहसास मुझे पहली बार हुआ था। पापा, आप व्यथित क्यों हो रहे हैं? जीवन का उद्देश्य विवाह ही तो नहीं होता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। आप प्रसन्नता पूर्वक श्वेता का विवाह शशांक से कर दीजिए। सच पूछिए, मुझे इस बात से जरा भी असंतोष, दुख या आत्मग्लानि नहीं होगी। वरन संतोष ही होगा कि मेरी छोटी बहन एक अच्छे घर जा रही है। आप मेरी चिंता मत करिए पापा। आप शांत मन से मेहमानों का स्वागत कीजिए। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, मैंने संयत स्वर में कहा था। पापा, वे लोग आ गए हैं, सजी धजी श्वेता ने प्रफुल्लित स्वर में आकर कहा। ठीक है बेटा, अपने मम्मी को शीघ्र भेजो। कहते हुए पापा शीघ्रता से बाहर की ओर गए। उनके पीछे पीछे मम्मा अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए आगे बढ़ी। आइए नरेंद्र भाई साहब एवं भाभी जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उनका स्वागत कर अंदर लेकर आते हुए पापा ने पूछा था। परेशानी कैसी, अपना ही शहर है। फिर आनंदी भाभी के घर तो हम कई बार आ चुके हैं। नरेश जी ने बैठते हुए उत्तर दिया था। बैठो बेटा, 5 वर्ष पश्चात अपने देश लौटे हो। कैसा लग रहा है हमारा हिंदुस्तान? अंकल, हिंदुस्तान की बात ही अनोखी है। यह अपना देश है। इसकी मिट्टी की सुगंध, यहाँ के कण कण में व्याप्त प्रेम और स्नेह के बंधन भला और कहाँ नसीब होंगे। शशांक में नम्रता से उत्तर दिया। आपकी पुत्रियां कहाँ हैं? आनंदी भाभी आपके परिवार की अत्यंत प्रशंसा कर रही थी, मिताली ने पूछा। वह तो आनंदी चाची का बड़प्पन है। वर्षों से साथ रहने के कारण उनका हमारे प्रति सहज स्नेह है। जो स्वयं अच्छे होते हैं उन्हें सब अच्छे लगते हैं, संकुचित स्वर में मां ने उत्तर दिया था। इसी बीच श्वेता कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई। गौरांग सांचे में ढली देह, माथे पर लहराती लटे, करीने से सजी धजी युवती को देख सबकी नजर उसकी ओर उठ गई। पापा ने श्वेता का सबसे परिचय कराया। मंद मंद मुस्कान के साथ उसने सबको कोल्ड ड्रिंक दी और वहीं बैठ गई। नरेंद्र जी ने उससे कुछ प्रश्न किए। उनका उत्तर प्राप्त कर वह पापा से बातें करने लगे। श्वेता भी शशांक के साथ सहजता से बातें करने लगी। लग ही नहीं रहा था कि वे दोनों पहली बार मिल रहे हैं। शशांक अत्यंत ही हंसमुख और हाजिर जवाब था।
विदेश के किस्से सुना सुनाकर उसने सबको मोहित कर रखा था। बातचीत चल ही रही थी कि कृष्णा ने नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में प्रवेश किया। हल्की पीली, पतले लाल बॉर्डर वाली, जरी की सिफॉन की साड़ी, लंबी काली लहराती चोटी, सुतवा नाक, सुडौल शरीर, माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्की लिपस्टिक, श्रम से ललाट पर उभर आई पसीने की छोटी छोटी बूंदें, सौम्य मुस्कुराहट से गाल में पड़ने वाले गड्ढों में खोकर शशांक सुध बुध खो बैठा था। जब मैंने उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट पकड़ाई तो अनायास ही वह बुदबुदा उठा, सुंदर, अति सुंदर। जी, कुछ ना समझते हुए मैंने उसकी ओर देखा। शशांक को अपनी ओर देखते पाकर मैंने शर्म से निगाहें नीची कर ली। बेटा, यह है मेरी बड़ी बेटी कृष्णा। एमएससी फिजिक्स में इसने कॉलेज में टॉप किया है। अब रिसर्च कर रही है। पापा ने मेरा परिचय कराते हुए कहा। बहुत ही शांत स्वभाव है। लगता है इनके मुंह में जबान ही नहीं है, केवल आंखों से ही बातें करती हैं। शशांक ने मेरी ओर देखते हुए कहा, बेटा, पूरी फिलोसफर है। दिन रात पढ़ाई में ही लगी रहती है। नेशनल साइंस टैलेंट एग्जाम में इसकी द्वितीय पोजीशन आई थी। शशांक को उसमें दिलचस्पी लेते देखकर पापा ने गर्व से कहा, यह तो इन्हें देखने से ही प्रतीत हो रहा है। पापा के मुख से अपनी प्रशंसा में निकले शब्द तथा शशांक की प्रतिक्रिया सुनकर मैं आदतन सकुचा उठी थी। बेटा, कृष्णा के हाथ के बने समोसे और गुलाब जामुन खाकर तो देखो, बहुत अच्छे बनाती है। माँ ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। बस बस, हो चुकी दीदी की प्रशंसा। शशांक जी, न्यूयॉर्क के बारे में आप क्या बता रहे थे? श्वेता ने चिढ़ते हुए कहा था। वह भी बताएंगे, लेकिन पहले तुम्हारी दीदी के हाथ के गर्मा गर्म समोसे और गुलाब जामुन तो खा लें। ना जाने कितने वर्ष बीत गए गुलाब जामुन खाए बिना, है ना मम्मा? सुशांत ने अपनी मम्मी की ओर देखते हुए कहा। हाँ बेटा, मुझसे तो अब इतनी मेहनत नहीं की जाती, मिताली ने अपनी अस्वस्थता का रोना रोते हुए कहा। उसके पश्चात तो शशांक का लगभग पूरा समय ही मेरी पढ़ाई, रुचि, अभी इत्यादि के बारे में जानने में ही निकल गया। श्वेता की पढ़ाई में कभी भी रुचि नहीं थी, अतः वह बोर होने लगी। बीच बीच में उसकी खिसियाहट देखकर प्रशांत ने कहा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन अपनी आंखों से ही देख लेना। मुंह से वर्णन करने में उतना मजा कहाँ आता है। शशांक की कही बात ने श्वेता को सप्न महल में पहुंचा दिया था। विदा के समय पापा ने नरेंद्र जी की ओर प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा तो उन्होंने कहा, उत्तर तो हम कल ही दे पाएंगे, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी ने हमारा मन मोह लिया है। उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। शशांक के सहज, सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व ने माँ और पापा का मन मोह लिया था तथा मन में एक ही इच्छा जागृत हो उठी थी, काश शशांक हमारे घर का सदस्य बन जाए। दूसरे दिन सुबह से ही पापा और माँ को नरेंद्र जी के उत्तर का इंतजार था। करीब 10 बजे फोन की घंटी बजी। पापा ने शीघ्रता से फोन उठाया। नरेंद्र जी की आवाज थी। बधाई हो समधी जी, आपकी बड़ी पुत्री कृष्णा हमारे शशांक को पसंद है। वह इसी महीने विवाह करना चाहता है। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारी लाज रख ली। हमारी कृष्णा सांवली अवश्य है, लेकिन है बहुत ही गुणवंती। आपको अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा। हम शीघ्र सगुन लेकर पहुंचेंगे। प्रसन्नता से चहकते हुए पापा ने उत्तर दिया था। पूर्णिमा, कहाँ हो तुम? शशांक को हमारी कृष्णा पसंद है। आज मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी के कुंवारी रहते अगर हम छोटी का विवाह कर देते तो शायद अपनी ही नजरों में गिर जाते। ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। पापा ने मम्मा को आवाज देते हुए जोर से कहा। पापा की प्रसन्नता देखने लायक थी। पापा की बातें सुनकर अवाक रह गई थी मैं, और झल्ला पड़ी थी श्वेता। झूठा कहीं का, वैसे ही कह रहा था। वॉशिंगटन और के बारे में क्या बताऊं, स्वयं भी देख लेना। कहते हुए श्वेता रो पड़ी थी। उसने झूठ थोड़े ही कहा था बेटा। अपनी इकलौती साली को नहीं घुमाएगा तो किसे घुमाएगा? वैसे भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कृष्णा तुम्हारी बड़ी बहन है। विवाह तो पहले उसी का होना है। समय पर तुम्हारे लिए भी शशांक से भी अच्छा वर मिल जाएगा। पापा ने उसे समझाते हुए कहा था।
श्वेता का व्यवहार देखकर अब पापा को भी एहसास होने लगा था कि श्वेता की परवरिश में उनसे ही कोई कमी रह गई है। सच तो यह है कि श्वेता की यह मानसिकता उनके कारण ही निर्मित हुई है। वही उसे बार बार एहसास कराते रहे हैं कि वह सुंदर है, पर ऐसा करते हुए वह भूल गए थे कि उम्र के इस पड़ाव पर प्रत्येक लड़की सुंदर दिखती है। वैसे भी सुंदरता किसी एक की बपौती नहीं है। सौंदर्य तो देखने वाले की आंखों में निहित होता है। यही कारण है जो वस्तु एक को अच्छी लगती है वही दूसरों को अच्छी नहीं लगती है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की नजर में सुंदरता की परिभाषा एवं मापदंड अलग अलग है। कोई गोरे रंग को ही सुंदरता का मापदंड मानता है, किसी के लिए व्यक्ति के रंग का कोई महत्व नहीं होता है। उसके कटीले और आकर्षक नयन नक्श तथा सांचे में ढली देहायष्टि ही आकर्षित करने के लिए काफी है। जबकि किसी को बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य, व्यक्ति की योग्यता और गुण आकर्षित करते हैं। शायद उनकी पुत्री कृष्णा के सांवलेपन में छिपे नैसर्गिक सौंदर्य के साथ साथ उसकी योग्यता तथा बात करने का विशिष्ट आत्मविश्वास युक्त अंदाज के साथ स्वाभाविक और सहज व्यवहार ही शशांक को लुभा गया था। श्वेता की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देखकर मैंने कहा, परंतु पापा, मेरी पढ़ाई, मैं अभी विवाह करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं विवाह की बात पक्की होने से पूर्व एक बार शशांक से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कल तक मैंने विवाह के बारे में सोचा ही नहीं था। जैसी तेरी इच्छा, लेकिन बेटा इतना याद रखना, इतना अच्छा घर वर ऐसे ही नहीं मिल जाता। अपनी नादानी से इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा मत देना। पढ़ाई का क्या, तू बाद में भी पूरी कर सकती है, पापा ने उसे समझाते हुए कहा था। ठीक है पापा, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आज शाम को आप शशांक को चाय पर बुला लीजिए। श्वेता इस रिश्ते से असहज हो उठी थी, अतः वह शशांक के आने से पूर्व ही अपनी सहेली से मिलने चली गई। एकांत पाकर शशांक ने मुझसे पूछा, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल तक मैंने विवाह जैसे विषय पर सोचा ही नहीं था। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने रंग को लेकर सबकी उपेक्षा ही पाई है। यह सच है कि मम्मा पापा से मुझे सदा प्यार और स्नेह ही प्राप्त हुआ है, किंतु अन्य लोगों के व्यंग बाड़ों से घायल माँ पापा की आंखों में समाये दर्द को मैंने समय समय पर महसूस किया है। आज आपकी स्वीकारोक्ति पाकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच गई है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने झिझकते हुए उत्तर दिया। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? बंदा आपकी सेवा में हाजिर है, शशांक ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। आपकी स्वीकारोक्ति पाकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे किस आधार पर पसंद किया है। आपको कभी अपने मित्रों के सम्मुख मेरे रंग को लेकर शर्मिंदा होकर अपने निर्णय पर पछताना तो नहीं पड़ेगा। कहीं आपका निर्णय क्षणिक तो नहीं, अतः सोच विचार करके निर्णय लीजिए। वैसे भी मेरे जीवन का उद्देश्य पढ़ाई ही है। मैं कुछ बनकर अपने अभिशप्त जीवन से मुक्ति पाना चाहती हूँ। वैसे भी आपका रिश्ता श्वेता के लिए आया था। वह आपको पसंद करने लगी है। आपसे विवाह कर मैं ताउम्र उसकी अपराधी नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप अपने रंग को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हैं। वास्तव में मैंने सदैव गुणों की पूजा की है। विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में आपके ज्ञान की पताका ने मेरे हृदय में जगह बना ली है। लड़कियों को मैंने सदा बनाव श्रृंगार में ही लिप्त पाया है। आप मुझे उन सब से अलग, अनूठी लगी। बनाव श्रृंगार से दूर, कोमलता स्निग्धता से भरपूर व्यक्तित्व की स्वामिनी, जो ना केवल स्वयं के लिए वरन दूसरों के लिए भी कुछ करने का साहस रखती है। जहां तक पढ़ाई का प्रश्न है, आप जारी रख सकती हैं। वैसे भी मैं भी 1 या 2 वर्ष पश्चात भारत अपने देश लौटना चाहता हूँ। अपने देश की मिट्टी, अपने देश की संस्कृति से भला किसे प्यार नहीं होगा। सिर्फ इस देश में ही आपके जैसे निर्मल, स्वच्छ मनोभावों वाली नारियां मिल सकती हैं। अन्यत्र तो फूल पर मंडराने वाली तितलियां ही मिलेंगी, जो सच्चे अर्थों में कभी जीवन साथी बन ही नहीं सकती। मैं तुम्हारे बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक सौंदर्य पर भी मुग्ध हूँ।
आशा है तुम अपने इस सौंदर्य पारखी को निराश नहीं करोगी। जहां तक श्वेता का प्रश्न है, वह मेरी पसंद नहीं है। जीवन साथी मैं जिन गुणों की कामना करता हूं, वह उसमें नहीं है। उसमें बचपना इतना है कि उसके साथ 2 कदम चलना भी मेरे लिए कठिन होगा। फिर भला मैं उससे विवाह कैसे कर सकता हूं? कहकर शशांक ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पता नहीं कब वह आपसे तुम पर उतर आया था। मैंने अपना हाथ धीरे से हटा लिया। चेहरा शर्म से लाल हो उठा था। मन एकाएक कल्पना के अद्वितीय अनुपम संसार में गोते लगाने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे हृदय के वीणा के तार झंकृत हो उठे हैं। मन में सुषुप्त आकांक्षाओं का उद्दाम सागर हिलोरे लेने लगा है। बिना मौसम के ही सावन की स्वर लहरियों की शहनाई से धरती और गगन गुंजायमान हो उठा है। और अंततः आत्म विभोर होकर मैंने अनजाने ही विधि के हाथों नतमस्तक होकर मौन स्वीकृति दे दी। सॉरी कृष्णा, मैं अचानक भावनाओं में बह गया था। तुम्हें बुरा लगा होगा। लजाई शर्माई कृष्णा को हाथ हटाते देखकर शशांक ने क्षमा याचना के स्वर में कहा। ओके, कहकर मैं चली गई थी। हफ्ते भर पश्चात खूब धूमधाम से दोनों की सगाई हो गई। साथ ही 15 दिन पश्चात विवाह की तारीख भी निकाल दी गई। समय कम था किंतु काम अधिक, अतः युद्ध स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। शशांक के व्यवहार से श्वेता का दिल टूट चुका था। सदा चहकने वाली चुलबुली श्वेता अब खामोश हो गई थी। उसकी सहेलियां चिढ़ाती, दीदी से बिछड़ने का गम अभी से खाए जा रहा है, जब वह चली जाएगी तो क्या होगा। मैं श्वेता के मौन का रहस्य जानती थी, लेकिन मजबूर थी। शशांक ने मेरा साथ चाहा था। पापा और मम्मा ने भी श्वेता को यह कहकर चुप करा दिया था कि विवाह तो पहले बड़ी बहन का ही होना चाहिए। यही हो रहा है तो फिर परेशानी क्यों? पर कहते हैं कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वैसे भी सावन जब भी आता है, तब ठंडी नरम रेशमी बयारों के साथ पावस भी लाता है। पावस की श्वेत धवल छोटी छोटी बूंदें जब पृथ्वी का आलिंगन करती हैं, तब पृथ्वी सौंधी सौंधी खुशबू चतुर्दिक विषयों में बिखेर कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। किंतु यह प्रसन्नता क्षणिक होती है, क्योंकि छोटी छोटी बूंदें अचानक ही बड़ी बूंदों में परिवर्तित होकर उसी मिट्टी को कीचड़ बना देती हैं, प्रलय ला देती हैं। जीवन अस्त व्यस्त होता है। यही उसके साथ हुआ था। अभी प्रसन्नता कंठ से नीचे उतरी भी नहीं थी कि एक अनहोनी घट गई। शगुन दिए हफ्ता भी नहीं बीता था कि पल्लवी ने अपने एडवोकेट बनने की छोटी सी पार्टी में यह कहकर आमंत्रित किया, तेरी वजह से ही अब पार्टी कर रही हूं कृष्णा। फिर तू चली जाएगी, अतः अवश्य आना। साथ में श्वेता को भी लाना। यद्यपि श्वेता की जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, किंतु मैंने अपनी सौगंध लेकर उसे पल्लवी की इस पार्टी में चलने के लिए यह सोचकर तैयार कर लिया कि शायद उससे श्वेता का मन बदल जाए। सदा से ही यदि हम दोनों बहनें साथ जाया करती थी तो स्कूटर श्वेता ही चलाती थी। आज भी स्कूटर की चाबी श्वेता के हाथ में ही थी। यद्यपि श्वेता का मन काफी अशांत था। कई दिनों में ही उसने शशांक को लेकर ना जाने कितने स्वप्न देख डाले थे। सबसे अधिक वह इस बात से उत्साहित थी कि वह अपने दोस्तों में पहली होगी जो विदेश जाएगी। कितनी ईर्ष्या करेंगी उसकी सहेलियां प्रतिमा, मीना, नमिता एवं कविता। लेकिन सारे स्वप्न क्षण भर में ही टूट गए थे। सबसे ज्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि विदेशवासी शशांक ने उसे छोड़कर उसकी काली कलूटी बहन को पसंद किया है। कृष्णा उसकी बड़ी बहन है, पर ईर्ष्या की चिंगारी ने बहन को ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना दिया था। सड़क खाली थी, अतः विचारों में कोई विराम नहीं लग पा रहा था। तभी सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया। अचानक श्वेता के मन में एक विचार आया, यदि स्कूटर को ट्रक से टकरा दूं तो ना मैं रहूंगी और ना ही तिल तिल जलाता या असहनीय तनाव। तभी एक विचार आया, यदि दीदी, हाँ हाँ यही ठीक है। नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह मेरी बहन है। जीवन इतना सस्ता तो नहीं होता कि एक झटके में ही समाप्त कर दिया जाए।
जब तक वह कोई निर्णय ले पाती तब तक ट्रक एकदम सामने आ गया। वह घबराकर स्कूटर से कूद गई। स्कूटर ट्रक से टकराकर 10 फीट दूर जा गिरा और इसके साथ ही मैं छिटक कर दूर जा गिरी थी। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों को अर्धमूर्छित अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। श्वेता को तो प्रारंभिक उपचार के पश्चात छोड़ दिया गया, किंतु मेरी हालत काफी गंभीर थी। अस्पताल पहुंचते ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सिर में चोट आई थी तथा पैर में भी मल्टीपल फ्रैक्चर था। श्वेता की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बार बार यही कह रही थी, मेरे कारण ही यह एक्सीडेंट हुआ। मैं चाहती तो इस दुर्घटना को रोक सकती थी। आज दीदी की जो हालत है वह मेरे ही कारण है। सच्चाई से बेखबर पापा और मम्मा उसके प्रलाप को अपनी बहन के प्रति उसके अतिशय प्रेम को समझ रहे थे तथा उसे यह कहते हुए सांत्वना दे रहे थे, जो होना था बेटा वो हो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कुछ विधि के विधान की माया से भ्रमित चुप थे। कहाँ तो कुछ दिनों पश्चात घर में शहनाई बजने वाली थी, कहाँ यह घटना। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है, पर पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण रॉड डालनी पड़ी है। ठीक होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। जैसी स्थिति है उसे देखते हुए अभी कह नहीं सकते कि पैर पूर्णतया ठीक हो पाएगा या कोई विकृति रह जाएगी। श्वेता मेरे पास से हिल ही नहीं रही थी। जिस बहन से उसे सदा प्यार और स्नेह ही मिलता रहा, उसकी एक उपलब्धि ने उसे ईर्ष्यालु बना डाला। यह आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। 2 दिन में ही उसके चेहरे की कांति क्षीण हो गई थी तथा एक नई श्वेता का उदय हुआ था, जो दूसरों के लिए जीना सीख रही थी। होश में आने पर पहले मैंने श्वेता के बारे में ही पूछा। उसको पास ही बैठे पाकर संतोष की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड तू ठीक तो है। दीदी, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे कारण ही तुम्हारा यह हाल हुआ है। अगर मैं ठीक से स्कूटर चलाती तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे शब्द सुनकर श्वेता ने रोते हुए कहा, यही हाल पल्लवी का था, जो दुर्घटना का समाचार सुनकर चली आई थी तथा लगातार उस मित्र के ठीक होने की दुआ कर रही थी, जिसने बुरे समय में उसका मनोबल ही नहीं बढ़ाया पर सहायता भी की थी। वह भी स्वयं को उस घटना का जिम्मेदार मान रही थी। उसे लग रहा था ना वह उस दिन पार्टी में उसे बुलाते, ना ही यह अनहोनी घटती। उसी समय डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। उन्होंने कहा, अभी पेशेंट की हालत नाजुक है, इसके सामने ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिससे इन्हें सदमा पहुंचे। शशांक और उसके मम्मी पापा भी आए थे। शशांक अपनी मंगेतर के शरीर को सफेद पट्टियों में लिपटा देखकर जड़ ही हो गया था। घटनाक्रम कुछ इतनी तेजी से बदला कि अब शशांक की मम्मा मिताली शशांक का विवाह श्वेता के साथ करने के लिए दबाव डालने लगी। उनका कहना था, शशांक के जाने का समय नजदीक आ रहा है। 5 वर्ष के पश्चात इस बार घर लौटा है। अब की गया तो पता नहीं कब आएगा। अगर इस बार उसका विवाह नहीं करा पाए तो वह कहीं विदेशी मैम को ही ना ले आए। इस आशंका ने उनका सुख चैन छीन लिया था। अतः इस बार वह उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। दूसरा रिश्ता इतने कम समय में मिलना संभव नहीं था। वैसे भी उन्हें मेरी अपेक्षा श्वेता अधिक पसंद थी, लेकिन शशांक ने मेरे नाम पर अपनी पसंद का ठप्पा लगाकर उन्हें चुप करा दिया था। इस अनहोनी घटना की आड़ में उन्हें अब अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया था। इस अवसर को वह हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। शशांक से जब उसकी मम्मी मिताली ने अपने मन की बात की तो वह बौखला गया, किंतु उन्होंने रो रो कर अपनी ममता का वास्ता देकर आखिर उसे मना ही लिया। नरेंद्र जी ने भी पत्नी की इच्छा के आगे अपना सर झुका दिया। नरेंद्र जी ने जब अपनी पत्नी मिताली की इच्छा पापा के सामने प्रकट की तो वह एकाएक सोच ही नहीं पाए कि क्या करें। यदि इस आग्रह को स्वीकार करते हैं तो क्या वह अपनी बड़ी बेटी के अधिकार का हनन नहीं करते? यदि वह मना कर देते तो इस जगह ना कृष्णा का विवाह हो पाएगा और ना ही श्वेता का। हे ईश्वर, क्या लड़की का पिता होना इतना बड़ा अपराध है जो उचित अनुचित में भेद करना भूल जाता है? वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कश्मकश में उलझे वह अपना सिर धुनने लगे। क्या हुआ?
उनकी हालत देखकर माँ ने पूछा तो पापा ने नरेन जी और मिताली की पेशकश मम्मा को बताई तो वह चौंक गई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं कृष्णा के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर अगर हम मना कर देते हैं तो यहाँ ना कृष्णा का विवाह हो पाएगा और ना ही श्वेता का। वैसे भी न्याय अन्याय की व्याख्या करने वाले हम कौन होते हैं। शायद ईश्वर भी नहीं चाहता था कि शशांक कृष्णा का विवाह हो, अन्यथा ऐसा नहीं होता। ना हो तो ना हो, ईश्वर की इच्छा के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर जो इंसान संवेदनशील हो, दूसरों की भावनाओं की परवाह ना कर सिर्फ अपना ही सोचे, ऐसे घर में मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगी। वैसे भी कृष्णा इस समय हॉस्पिटल में है। ऐसी स्थिति में हम भला श्वेता से उसका विवाह कैसे कर सकते हैं, वह भी तब जब उसकी शशांक से सगाई हो चुकी है। जिस घर के सदस्यों ने जरा से एक्सीडेंट से घबराकर विवाह तोड़ दिया, तो क्या वे लोग श्वेता के साथ ऐसी ही कोई घटना घटने के पश्चात उसे छोड़ नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। तो गलत सोच रही है पूर्णिमा। वह विवाह तोड़ नहीं रहे हैं, बिगड़ी बात को बना रहे हैं। शशांक इस समय विवाह के लिए आया है, और यदि यह विवाह अभी नहीं हो पाया तो पता नहीं कितने वर्षों के लिए टल जाएगा। कृष्णा को ठीक होने में अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। यदि उन्हें रिश्ता तोड़ना ही होता तो वे इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं रखते। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि उन्होंने अपने होनहार बेटे के लिए श्वेता का हाथ मांग लिया है। आनंदी दादी ने घर में कदम रखते ही माँ की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पर चाची, पर वह कुछ नहीं, अधिक मत सोच। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। आनंदी दादी एक बार पुनः माँ को व्यवहारिक बनने का परामर्श देकर चली गई थी। उनकी अपनी ही पुत्री आकांक्षा ने अपनी माँ की बात का विरोध किया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन बड़ों को हो क्या गया है। एक मासूम लड़की जो शारीरिक पीड़ा से तड़प रही है, उसका दिल तोड़ने को उतावले हो गए हैं। तन की पीड़ा तो शायद वह सहन कर भी ले, पर क्या वह अपनों ही द्वारा दी गई मन की पीड़ा को सहन कर पाएगी। अगर विवाह इतना ही आवश्यक है तो क्या यह लोग कृष्णा के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते। यह सोचकर वह नरेंद्र तथा मिताली के साथ साथ शशांक से भी बात करने के इरादे से उनके घर गई। शशांक उनकी बात सुनकर सिर झुकाकर उठ गया, पर मिताली ने उसे कटु स्वर में कहा, तुम छोटी हो, अपनी हद में रहो। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और क्यों। मिताली के कटु वचनों ने आकांक्षा को बेहद आहत किया था। क्या कुछ वर्षों का अंतर इतना छोटा बना देता है कि वह सही गलत का अंतर न समझ पाए। आकांक्षा चाह कर भी समझ नहीं पा रही थी कि मिताली ऐसा क्यों कर रही है। कुछ महीने पश्चात भी तो शशांक दोबारा भारत आकर कृष्णा से विवाह कर सकता है। आखिर विवाह की इतनी जल्दी क्या है। माँ से आकांक्षा ने बात की तो उन्होंने उसे चुप रहने की सलाह दी। वह अपनी ननद की बहू मिताली के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। वह एक बार जो ठान लेती हैं, उसे करके ही मानती थी। जो उसका विरोध करता था, वह उससे नाता ही तोड़ देती थी। वह नहीं चाहती थी कि रिश्तों में दरार आए। इसी मानसिकता के तहत वह मिताली के कहने पर पूर्णिमा को व्यवहारिक बनने का उपदेश देकर चली गई थी। इस प्रकरण से मन ही मन वह भी बेहद दुखी थी। श्वेता को पता चला तो एक बार उसके मन में फिर सुनहरे स्वप्न जागृत होने लगे, लेकिन स्थिति की नजाकत समझकर उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। आखिर उस मंडप में जिसमें मुझे बैठना था, श्वेता के साथ शशांक ने फेरे ले लिए, और मैं दूर अपने बेड पर लेटी लेटी भाग्य के क्रूर मजाक को देखती रही। अपनों के ही हाथों एक बार फिर छली गई थी। आकांक्षा दी और पल्लवी ही उस समय मानसिक और शारीरिक दर्द के एहसास में मेरा संबल बनी थी। 2 महीने के अंदर वीजा इत्यादि की फॉर्मेलिटी पूरी करके श्वेता अमेरिका चली गई। प्रारंभ में प्रत्येक 10-15 दिन में श्वेता के पत्र आते। उसके पत्रों में वहां के सुख और ऐशो आराम की तारीफ के पुल बंधे रहते। वहां के रहन सहन की चकाचौंध में वह कोई दूसरी ही युवती बन गई थी। माँ पापा भी उसे सुखी देखकर निश्चिंत हो गए थे। उसके आए पत्र को दिन में 3-4 बार ऐसे पढ़ते जैसे कि दोबारा पढ़ने पर उन्हें कोई नई बात मिल जाएगी।
माँ पापा का उत्साह देखकर मेरे मन में शूल चुभने लगते। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मैं अपने स्वभाव के विपरीत ईर्ष्यालु होती जा रही थी। शशांक पर भी मुझे क्रोध आता। आखिर कैसी चाहना थी उसकी, जो मुझे सब्ज-बाग दिखाकर एक छोटे से एक्सीडेंट का बहाना कर वह मुझसे सदा के लिए दूर हो गया। दुख तो मुझे इस बात का था कि वह एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था। सिर्फ एक छोटा सा पत्र भेज दिया था, क्षमा याचना का। मैं कर भी क्या सकती थी? जब भाग्य ने ही मेरे साथ दगा किया, तो दोष देती भी तो किसे देती? लगभग 1 वर्ष बीत गया था। चलने में मुझे अब भी कठिनाई होती थी। फिर भी मैंने लगन से अपनी थीसिस पूरी कर ली तथा उसी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नियुक्ति मिल गई। जीवन को एक मंजिल मिल गई थी। कभी मम्मा पापा मेरे विवाह की बात चलाते तो मैं दृढ़ता से मना कर देती। सोचती, जब भाग्य ने मेरे लिए कांटे बोए हैं, तो फूलों की चाहना क्यों करूं? वैसे भी शशांक के लिए मेरे मन में प्यार का पहला फूल खिला था, यह जानते हुए भी कि अब उस फूल पर मेरी छोटी बहन का अधिकार है। उसे मसल नहीं पा रही थी। प्यार के उन अनगिनत फूलों को दिल में संजोए मैंने कर्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया। मन ही मन बस एक ही चाहना थी कि यदि छात्र छात्राओं को उनके मनवांछित लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब हो पाई तो अपने जीवन को परिपूर्ण समझूंगी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन श्वेता के पत्र से नाना नानी बनने की सूचना प्राप्त कर माँ पापा की खुशियों का ठिकाना न रहा। उसी पत्र में मुझे भी मौसी बनने की बधाई दी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में हमारी खुशियों को विराम लग गया। श्वेता इतनी पास नहीं थी कि हम स्वयं जा पाते। अतः माँ पापा ने श्वेता को डिलीवरी के लिए भारत भेजने का प्रस्ताव रखते हुए शशांक को एक पत्र लिखकर भेज दिया। उनका मानना था कि पहली डिलीवरी मायके में ही होनी चाहिए। श्वेता का उत्तर पाकर निराशा हुई। श्वेता ने लिखा था, मम्मा, आप चिंता मत करिए। यह बहुत ही एडवांस देश है। यहाँ हर तरह की सुविधा है। हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी अगर हमारा बच्चा यहाँ पैदा होता है तो उसे यहाँ पैदा होने के कारण यहाँ की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, जिसके कारण भविष्य में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब क्या उनका वहीं बसने का इरादा है? कहाँ तो शशांक कह रहा था कि वह 2 वर्ष से अधिक वहां नहीं रहेगा। आज अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो चेहरा शशांक का देखा था वह नकली था। मेरे दिल का कुहासा दूर होने लगा तथा मैंने अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाने का प्रारंभ कर दिया। श्वेता का पत्र पढ़कर दोनों घरों में तनाव रहा। फिर धीरे धीरे खुशखबरी की प्रतीक्षा होने लगी। मई माह की एक गर्म शाम थी। सुबह से ही सूरज आग के गोले बरसा रहा था। कूलर की हवा भी गर्म तन को ठंडक प्रदान नहीं कर पा रही थी। मुझे 2-3 दिनों से बुखार ने जकड़ रखा था, अतः छुट्टी पर थी। पता नहीं क्यों मन बेहद उदास था। ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि काश मेरा भी कोई साथी मित्र या हमसफर होता जिससे मन की बातें कर पाती। माता पिता तो माता पिता ही हैं, चाह कर भी वे ऐसे मित्र नहीं बन पाते जिनसे इंसान जीवन में आई छोटी मोटी उलझनों का समाधान प्राप्त कर सके। मैं शायद अकेलेपन का श्राप लेकर ही इस दुनिया में आई हूँ। सोचकर आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी माँ चाय लेकर आई। मेरी आंखों में आंसू देखकर प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखकर चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा? क्या बहुत तकलीफ हो रही है? डॉक्टर को बुलाऊं? मैं तो बेटा अब सठियाने लगी हूँ। कुछ याद ही नहीं रहता। लगता है तुझे दवा देना भूल गई। अभी देती हूँ। बेटा, एक बार फिर कहती हूँ कि विवाह के लिए तैयार हो जा। समाज में इसीलिए विवाह का प्रावधान रहा है, जिससे कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए प्रसन्नता पूर्वक जी सके। माता पिता आखिर कब तक साथ निभाएंगे? मम्मा ने उसे दवा देते हुए कहा, मम्मा, आप तो व्यर्थ ही घबरा जाती हो। मामूली बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ऊपर से शांत देखने का अभिनय करते हुए मैंने कहा,